गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएड फर्स्ट ईयर। आज आपका पेपर है समकालीन भारत और शिक्षा। मैं आपको पढ़ा रही थी शिक्षा का मौलिक अधिकार। शिक्षा के मौलिक अधिकार मैंने विधेयक पढ़ाया था कि जो विधेयक था किस तरीके से पारित हुआ और कितनी बार वो घुमा था, कि 2002 से उसके ऊपर काम चल रहा था और जाके 4 अगस्त 2009 को आरटी 2009 लागू हुआ था। आरटी 2009 या शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को पारित करने का सबसे मेन महत्वपूर्ण काम हम ये कह सकते हैं कि यही था कि प्राइमरी जो शिक्षा है, प्राइमरी शिक्षा सभी बालकों को प्राप्त हो सके। प्राइमरी शिक्षा ऐसा कोई भी बालक नहीं हो जिसको वो व्यक्ति उस शिक्षा से वंचित रह जाए। इस शिक्षा के अंतर्गत बालक को 6 से 14 वर्ष के बालक को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था। अगर बालक 14 वर्ष पूर्ण भी कर लेता है लेकिन उसकी प्राइमरी शिक्षा पूर्ण नहीं होती है तो भी वो उस आरटी 2009 के अंतर्गत ही आएगा। अगर बालक की आयु अधिक हो जाती है, 8 वर्ष की, 9 वर्ष की हो जाती है, लेकिन उसने हम ये कह सकते हैं पहली से लेकर 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त नहीं कर रही है, तो उसको उसकी आयु के अनुसार उसमें क्लासेस में भी क्या दिया जा सकता है, प्रवेश दिया जा सकता है। अगर किसी जगह पे आरटी 2009 के तहत शिक्षा निःशुल्क और शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है तो बालक को स्थानांतरण कराने का भी पूरा हक है, वो स्थानांतरण किसी और विद्यालय में भी करा सकता है। तो आरटी 2009 जो लागू करा था, बालक को हम ये कह सकते हैं फ्री में पाठ्य पुस्तक मिले, निःशुल्क ही उसको वस्त्र मिले, निःशुल्क बालक को भोजन की व्यवस्था हो, जो मिड डे मील आई जिसमें लागू किया गया है। अब इसमें एक दूध योजना भी लागू कर दी गई है। निःशुल्क बालक को शिक्षा प्राप्त हो उसको उसके लिए या उसके अभिभावकों को प्राइमरी शिक्षा तक के लिए किसी भी प्रकार का हम ये कह सकते हैं कि रुपए नहीं देने पड़े। तो इन सारी चीज़ों को ही ध्यान में रखते हुए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 2009 को लागू किया गया था। लेकिन उसको लागू करने के लिए भी इसको 7 खंडों में या विभाजित किया गया था और इसके 48 अध्याय थे। तो किस तरीके से हर एक में कुछ ना कुछ बात को रखी गई थी, उसी को याद बताऊंगी कि शिक्षक अधिकार अधिनियम में क्या क्या बातों को रखा गया था। जब इसको लागू किया गया था तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ केंद्र सरकार ही इसको लागू करेगी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर इसके ऊपर काम करेगी और दोनों इसे सभी, चाहे निजी स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, दोनों में इसको नियम को लागू करा जाएगा। उसके बाद में राज्य सरकार और स्थानीय सरकार मिलकर इसके ऊपर कार्य करेगी कि हर जगह पे, हर कस्बे में, हर गांव में, हर क्षेत्र में प्राइमरी विद्यालय हो और ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे होने चाहिए। बालक को पास के पास में विद्यालय होना चाहिए जिससे वो विद्यालय में जा सके और उसके अभिभावक की भी बालक को विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज सके। इन सारी ही बातों को ध्यान में रखकर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया था। इसमें हम ये लिख सकते हैं कि निःशुल्क और निःशुल्क और अनिवार्य निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा विधेयक में केंद्र व राज्य सरकारों के उत्तरदायित्वों के बारे में स्पष्ट निर्देश है। साथ ही इस बारे में विद्यालय समाज और अभिभावकों की क्या भूमिका
की क्या भूमिका होनी चाहिए, यह भी निर्धारित किया गया है। इन निर्देशों को 7 अध्यायों और 38 खंडों में बांटा गया है, जो निम्न प्रकार है। जैसे पहली है प्रस्तावना। इस विधेयक 2009 के प्रथम अध्याय में विद्यालयों को परिभाषित करते हुए निम्न चार प्रकार के विद्यालयों पर प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से बल दिया गया है। जैसे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो विधेयक था, उसे केंद्र और राज्य सरकारों के उत्तरदायित्वों के बारे में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि दोनों मिलकर क्या क्या कार्य कर सकती है। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर सिर्फ केंद्र सरकार ही इसके ऊपर काम करेगी। केंद्र और राज्य सरकार, क्योंकि केंद्र तो लागू कर देगी, लेकिन इसका संचालन किसको करना है? राज्य सरकार को करना है कि सभी निजी और गवर्नमेंट स्कूलों में इसके लागू करा जाए इस नियम को। तो इसलिए केंद्र व राज्य सरकारों के उत्तरदायित्वों के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इस बारे में विद्यालय, समाज और अभिभावक, क्योंकि नियम जब कोई लागू होता है शिक्षा में तो इसमें भूमिका इन तीनों की महत्वपूर्ण होती है। विद्यालय की, समाज की और अभिभावकों की क्या भूमिका होनी चाहिए, ये भी निर्धारित किया गया था कि तीनों को किन किन क्षेत्रों में कार्य करना है। इन निर्देशों को हमने कितने उसमें बांटा है? RT 2009 में 7 तो अध्याय है और 7 ही अध्यायों के साथ में 38 खंड है, मतलब 7 लेसन है इसमें और 7 लेसन में 38 खंडों में इसको डिवाइड करा गया है 38 में। तो उसमें सबसे पहला जो है 7 अध्यायों में पहला अध्याय जो दे रखा है, पहले अध्याय में दे रखी है प्रस्तावना। सभी किसी भी चीज़ को हम जब बनाते हैं तो उसकी में सबसे पहली प्रस्तावना ही होती है कि उसमें मेन चीज़ें क्या बताई गई है। तो प्रथम अध्याय में विधेयक के 2009 के प्रथम अध्याय में विद्यालयों को परिभाषित किया गया है कि विद्यालय किस स्तर पर कैसे कैसे होने चाहिए। विद्यालयों को भी 4 प्रकारों में क्या करा है? विद्यालयों को भी 4 प्रकारों में प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से बल दिया गया है, 4 प्रकारों में उसको बांट दिया गया है। तो कौन से 4 प्रकारों में बांटा गया है? जैसे मतलब विद्यालय, जो प्राथमिक विद्यालय है वो भी 4 प्रकारों में किस तरीके से होने चाहिए, उसके आधार पर शिक्षा को हम इस नियम को किस तरीके से लागू कर सकते हैं। पहला जो है फर्स्ट, सरकार द्वारा
पोषित एवं संचालित, पोषित एवं संचालित विद्यालय, पोषित एवं संचालित विद्यालय। दूसरा है विशिष्ट विद्यालय, विशिष्ट विद्यालय जैसे जैसे केंद्रीय, केंद्रीय नवोदय विद्यालय, केंद्रीय नवोदय विद्यालय। तीसरा सरकार के अनुदान, सरकार से अनुदान से अनुदान प्राप्त निजी विद्यालय, सरकार से अनुदान प्राप्त निजी विद्यालय। और फोर्थ है अनुदान पाने वाले, अनुदान पाने वाले विद्यालय। इन 4 प्रकार को जो विद्यालय बांटे गए थे कि प्रस्तावना में 2009 आरटी 2009 के प्रथम अध्याय में जो प्रस्तावना है उसमें परिभाषित किया गया है कि विद्यालयों को परिभाषित किया, और विद्यालयों को भी प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया था। पहला जो है कि सरकार द्वारा पोषित और संचालित, की जो गवर्नमेंट ही चला रही है वो विद्यालय, ऐसे उसके अंतर्गत आरटी 2009 लागू होना चाहिए। फिर विशिष्ट विद्यालय जो चलते हैं, जैसे विशिष्ट विद्यालय कौन कौन से, केंद्रीय है, नवोदय है, ये जो विद्यालय चलते हैं, सैनिक विद्यालय होते हैं, ये जो विद्यालय होते हैं, ये सारे विद्यालय भी इसमें भी क्या होनी चाहिए, आरटी 2009 लागू होना चाहिए। फिर सरकार से अनुदान प्राप्त निजी विद्यालय, सरकार के कुछ स्कूल विद्यालय ऐसे होते हैं गवर्नमेंट के जिसमें निजी विद्यालय होते हैं, लेकिन जिसमें साथ में क्या काम करती है, सरकार भी काम करती है। तो जो अनुदान प्राप्त कर रहे हैं, जो पैसा प्राप्त कर रहे हैं विद्यालय को चलाने के लिए, वो कहाँ से प्राप्त हो रहा है, उन्हें गवर्नमेंट से प्राप्त होता है। तो ऐसे विद्यालयों में भी आरटी 2009 लागू होना चाहिए। और अनुदान पाने वाले विद्यालय जो गवर्नमेंट के द्वारा ही संचालित हो रहे हैं और अनुदान से, सरकार के द्वारा अनुदान से या भामाशाहों के द्वारा अनुदान से वो विद्यालय चल रहे हैं, उसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों विद्यालय आते हैं। इन सभी विद्यालयों में क्या होना चाहिए, आरटी 2009 का नियम, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का नियम लागू होना चाहिए। फिर दूसरा अध्याय जो था उसमें बात कही गई है शिक्षा का प्रावधान, कि शिक्षा का प्रावधान किस तरीके से होना चाहिए, शिक्षा का प्रावधान अध्याय 2 में। इस अध्याय के अंतर्गत, इस अध्याय के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को अपनी शिक्षा के लिए, अपनी शिक्षा के लिए कोई व्यय नहीं देना, कोई व्यय नहीं देना होगा यदि कोई बालक, यदि कोई बालक अधिक आयु अर्थात 8, 9, 10 या 12 वर्ष का है और
शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तब भी उससे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और 14 वर्ष पूर्ण कर चुका है, किंतु सफल नहीं हुआ है, तब भी बालक से शुल्क नहीं लिया जाएगा, नहीं विद्यालय से निकाला जाएगा जब तक उसकी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण नहीं हो जाती। सेकंड में लिखा है शिक्षा का प्रावधान जो दिया गया है कि इस अध्याय के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को अपनी शिक्षा के लिए कोई भी व्यय नहीं देना होगा। यदि कोई बालक अधिक आयु मतलब उसकी आयु ज़्यादा हो गई है, जैसे 8, 9, 10 या 12 वर्ष का, तो भी उसको शिक्षा प्राप्त करना चाहता है अगर, तब भी उसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। और अगर कोई ऐसा बालक है जिसने 14 वर्ष पूर्ण कर चुका है किंतु सफल नहीं हो रहा है, वो प्राथमिक विद्यालय में ही है और वो उस परीक्षा में पास नहीं हो पा रहा है, तब भी बालक को शुल्क नहीं लिया जाएगा और न ही उसे विद्यालय से निकाला जाएगा। ना शुल्क लिया जाएगा, ना विद्यालय से निकाला जाएगा। जब तक वो अपनी प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण नहीं कर लेता है, तब तक बालक की चाहे आयु अधिक हो गई है, लेकिन तब भी उसे उसकी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने के लिए विद्यालय से नहीं निकाला जा सकता है और न ही उससे कोई शुल्क लिया जाएगा। जब तक बालक अपनी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लेगा, तभी उसको विद्यालय से निकाला जाएगा। तो ये था शिक्षा के प्रावधान विधेयक में अध्याय का पहला अध्याय। और दूसरा कि पहले में तो क्या करी गई है, प्रस्तावना बताई गई है। प्रस्तावना में सिर्फ किसको परिभाषित किया गया है, विद्यालयों को परिभाषित किया गया है। दूसरे में शिक्षा का अधिकार अधिनियम बताया गया है, शिक्षा का प्रावधान बताया गया है कि शिक्षा किस तरीके से होनी चाहिए। आज आपका गृह कार्य प्रश्न है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 विधेयक को परिभाषित कीजिए। ये आपका गृह कार्य प्रश्न है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू।